और मैं तब बिल्कुल छोटा बच्चा था। पिताजी कुछ टाइम के लिए हाँसी में भी पोस्टेड रहे। मैं यहाँ रेगुलर स्कूल में तो नहीं जा सका, पर कुछ टाइम के लिए उनकी पोस्टिंग थोड़े से दिन रह पाए थे वो यहाँ पर। तो मुझे याद है कि मुझे कुछ दिन के लिए यहाँ एक स्कूल में भेजा गया, कुछ महीनों के लिए शायद था, लेकिन एक खूबसूरत याद हाँसी शहर के साथ मेरी जुड़ी हुई है। पहली बार किसी सिनेमा हॉल में जाकर के अगर कोई पिक्चर देखी तो हाँसी में थी, और वो पिक्चर जो है वो चोरी छुपे नहीं देखी थी। मैं जब भी कभी हाँसी शहर से गुजरता हूं, शायद आपको बहुत सारों को इस बात का शायद मालूम नहीं होगा कि मेरी कुछ बचपन की यादें भी हाँसी शहर से जुड़ी हुई हैं। पिताजी कुछ टाइम के लिए हाँसी में भी पोस्टेड रहे, और मैं तब बिल्कुल छोटा बच्चा था। मैं यहाँ रेगुलर स्कूल में तो नहीं जा सका, पर कुछ टाइम के लिए उनकी पोस्टिंग थोड़े से दिन रह पाए थे वो यहाँ पर। तो मुझे याद है कि मुझे कुछ दिन के लिए यहाँ एक स्कूल में भेजा गया, कुछ महीनों के लिए शायद था, लेकिन एक खूबसूरत याद हाँसी शहर के साथ मेरी जुड़ी हुई है। पहली बार किसी सिनेमा हॉल में जाकर के अगर कोई पिक्चर देखी तो हाँसी में थी, और वो पिक्चर जो है वो चोरी छुपे नहीं देखी थी, पिताजी मुझे साइकिल पे बिठा कर लेकर गए थे। तो मेरी यादें हाँसी से स्वाभाविक रूप से जुड़ी हुई हैं। एक ऐतिहासिक शहर है, इसकी अपनी गौरव गाथा है, इस क्षेत्र की भी अपनी गौरव गाथा है। महाभारत की जो आप पूरे क्षेत्र की अगर परिक्रमा करेंगे तो उसमें बहुत सारा ये हिस्सा उसका आता ही है, लेकिन महाभारत के बाद भी इतिहास की पृथ्वीराज चौहान से लेकर के बहुत सारी आपको पता है कि हिस्टोरिकल जो इवेंट्स हैं वो हाँसी और हाँसी के क्षेत्र के साथ जुड़ी हैं। आप जिस कर्म भूमि, जिस कर्म क्षेत्र में आप सब यहाँ पर पैदा हुए, आपने शिक्षा ली और आपने यहाँ पर इस प्रोफेशन को संभाला है, तो आप भी उतने ही कर्मयोगी और कर्मशील हैं जितना इस इतिहास, इस क्षेत्र का इतिहास गवाह है। और इसी आप एक कमिटमेंट के साथ, इसी स्वभाव के साथ, इसी मान्यता के साथ आप न्याय प्रणाली के साथ जुड़े हुए हैं। इस क्षेत्र के लोगों को न्याय दिलवाने में आप सबकी बहुत बड़ी भूमिका है। आप सबने देखा होगा कि देश की आजादी के बाद 1950 में जब हमने संविधान को स्वीकार किया, उस संविधान में 3 जिन पिलर्स को अलग से आइडेंटिफाई किया गया, लेजिस्लेचर को, एग्जीक्यूटिव को और जुडिशरी को, कार्यपालिका को, न्यायपालिका को और संवैधानिक संस्थाओं को। एक कानून बनाएंगे, एक कानून को लागू करेंगे, और न्यायपालिका एक इंडिपेंडेंट वॉचडॉग के तौर पर ये देखेगी कि कानून बनाने वाले या कानून की लागू करने वालों में कोई किसी किस्म की न कानून बनाने में कोई कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधान की अवहेलना हो, और न उस कानून को लागू करने में भी लोगों के हकों की, लोगों के राइट्स की, उनकी किसी किस्म की अवहेलना न हो। इस बात के लिए एक इंडिपेंडेंट न्यायपालिका का हमारे संविधान में प्रावधान किया गया। जब 1950 में संविधान लागू हुआ तो उस वक्त देश की जो स्थिति थी, उस वक्त शायद ये सोचा नहीं गया था कि न्याय प्रणाली के ऊपर धीरे धीरे इतनी बड़ी जिम्मेवारियां आ जाएंगी। इस बात का हम सबको गर्व है कि देश की जनता ने न्यायपालिका पर बहुत बड़ा विश्वास किया, और अचानक ही जहां पे जिस हाई कोर्ट में मान लीजिए 7 कोर्ट बनाई गई, वहां पर देखा गया कि 7 की बजाय 70 जजों की आवश्यकता है। जिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 2 जजों की व्यवस्था की गई, वहां पे एकदम अचानक ये महसूस किया गया कि इतने केसों की फाइल इतनी बढ़ गई है कि वहां पर 5-7 नहीं 60-70 एक जुडिशियल ऑफिसर एक सेशन डिवीजन में आवश्यकता है। इस तरह धीरे धीरे पूरे राज्य में, पूरे देश में न्यायिक व्यवस्था का बहुत बड़ा एक प्रसार हुआ, और उस प्रसार होने से का स्वाभाविक कारण यही था कि लोगों ने किसी भी किस्म का, चाहे उनके सिविल राइट्स को लेकर के थे, उनके फंडामेंटल राइट्स को लेकर के थे, उनके मानवीय राइट्स को लेकर के थे, किसी भी किस्म के राइट्स को पूरा करने के लिए जब भी कभी कोर्ट में किसी लोगों में, गांव में कोई भी बात उठती है, कोई भी शहर में किसी गली कूचे में कोई बात होती है, तो आदमी जब भी किसी में विवाद पैदा हुआ तो लोगों ने एक ही बात कहा कि मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूंगा। तो ये जो आस्था थी न्यायिक व्यवस्था में, उसका परिणाम स्वरूप यह हुआ कि हमारी कोर्ट्स में बहुत सारे केसेस फाइल हुए। तो मुझे लगता है कि सिस्टम
इतने बड़े चैलेंज को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। तो हमारे पास जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं उसकी बहुत भारी कमी रही। और आपको याद होगा कि इसलिए जुडिशरी के बारे में ऐसी ऐसी सच्ची कहानियां चलेगी कि पीपल के पेड़ के नीचे कोर्ट लगाई जाती है, सूरज की तपती धूप के नीचे वकील और कोर्ट और जो लिटिगेंट है, जो कंज्यूमर ऑफ जस्टिस है, जो जिसके लिए सारा कुछ सिस्टम बना है, वो उसके नीचे बैठा है। ऐसी भी आपने हकीकत खुद झांसी में भी देखी होगी, बाकी शहरों में भी, पूरे देश में मैंने देखा है। बहुत सारी ऐसी जगह थी जहां पर कोई बाथरूम तक की व्यवस्था हमारी बेटियों के लिए, हमारी बहनों के लिए, हमारे जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं थी। तो हमारे वकील साहिबान को बैठने के लिए कोई जगह नहीं थी, कोई शेड नहीं थे, कोर्ट रूम, बार रूम नहीं थे, कोई लाइब्रेरी की व्यवस्था नहीं थी जब ये शुरू में हुआ। लेकिन धीरे धीरे हमने प्रगति की, देश ने प्रगति की, और उसके साथ न्यायिक व्यवस्था का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी प्रगति हुई। आज आप देखेंगे हरियाणा प्रांत के बारे में मैं ये बात खुशी से कह सकता हूं कि हरियाणा प्रांत एक ऐसा प्रदेश है जिसने देश में जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर में एक लीड नाम कमाया है। हमारे हर सब डिवीजन पर, हमारे हर सेशन डिवीजन में अच्छे नए नए जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स बने हैं, दूसरी फैसिलिटीज वहां पर बनी हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, जिस रफ्तार के साथ हमारे सिस्टम के ऊपर बर्डन बढ़ा है, उसी रफ्तार के हिसाब से कोरस्पोंडिंगली जो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बनना चाहिए था उसमें शायद अभी भी कई जगह कमी पेशियां हैं। और इसलिए जैसे अब झांसी आज अगर मान लो डिस्ट्रिक्ट है और वो कल को सेशन डिवीजन बनेगा, तो ये स्वाभाविक बात है कि यहाँ पर एक बड़ा कोर्ट कॉम्प्लेक्स की और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी। लेकिन जो मैं बात, ये सारी भूमिका मैंने जो आपको बताई, मैंने आपको 2-3 चीजों के निवेदन के लिए बताई। जो देश प्रगति पर है, आज आप देखेंगे कल के पेपर में भी आज आया है, शायद आज के ही न्यूज़पेपर में आया है कि हमारी पर कैपिटा ग्रोथ का एक रेशियो बना हुआ है देश में और हम उसमें प्रोग्रेस करते जा रहे हैं। देश की इकोनॉमिक कंडीशन से ऐसा लगता है, स्वाभाविक है कि देश इकोनॉमिकली हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। जब कोई भी देश डेवलपमेंट करता है तो बाहर से उसमें निवेश आता है, बाहर का जिसको FDI बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उस कंट्री में आता है। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जब कंट्री में आता है तो वो 4-5 चीजें कोई भी आएगा। हमारे यहाँ लोकल भी अगर कोई आदमी, आप देखिएगा कि छोटी सी अगर कोई दुकान बनाना चाहेगा, कोई अगर शोरूम बनाना चाहेगा, कोई मॉल बनाना चाहेगा, तो पहले देखा गया यहाँ पर ग्राहक आते हैं कि नहीं है, ग्राहक के पास कैपेसिटी है कि नहीं है, लॉ ऑर्डर सिचुएशन कैसी है, मैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ वो सेफ है कि नहीं है, मैं जितनी इन्वेस्ट करूंगा मुझे उतना रिटर्न मिल जाएगा कि नहीं। तो अगर मान लीजिए बाहर से किसी दूसरे देश से अगर कोई इन्वेस्टर आएगा तो उसको तो ये सारी बातें बहुत सारी देखनी पड़ती हैं। तो क्या देखेगा? वो देखेगा कि इस देश में रूल ऑफ लॉ है कि नहीं है, इस देश के लोग कानून को मानते हैं कि नहीं, इस देश में डेमोक्रेसी है कि नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि मैं एक ऐसा सिस्टम इस कंट्री में है जहां पर मैं जाकर के अगर मैं कोई इन्वेस्टमेंट करता हूं और मेरे हक पर अगर कोई आंच डालता है तो मैं कोर्ट में, कचहरी में जाकर के बोल सकता हूं कि मैंने ये इन्वेस्ट किया है, ये प्रॉपर्टी मेरी है, इसको मेरा राइट है और मैं ही इसकी ओनरशिप क्लेम करने के लिए एंटाइटल हूं। तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज, रूल ऑफ लॉ, एडहियरेंस टू गवर्नेंस और एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी उसमें सबसे पहले नाम आ जाता है कि उस देश में इंडिपेंडेंट जुडिशरी है कि नहीं है। अगर इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, अगर रूल ऑफ लॉ है, अगर डेमोक्रेटिक वैल्यूज में लोगों की आस्था है, तो बाहर का लोग अट्रैक्ट होकर के इस देश में आकर के इन्वेस्टमेंट करेगा। अगर जब इन्वेस्टमेंट कोई करता है, जब व्यापार बढ़ता है, तो व्यापार के साथ झगड़े भी बढ़ते हैं। यह स्वाभाविक बात है। कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट में कई बार 2 पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट भी होगा। तो इस कंट्री में लिटिगेशन का सिनेरियो धीरे धीरे बदलता जा रहा है। और वो सिनेरियो क्या बदलता जा रहा है? पहले आपने देखा होगा कि हमारी कोर्ट कचहरी में ज्यादातर आमतौर पर क्या होता था कि छोटे-मोटे गांव में कोई झगड़ा हो गया, उसका बेल का मैटर आ गया, बेल के बाद कोई ट्रायल आ गई, ट्रायल में अगर समझौता हो गया तो ठीक है, नहीं तो ट्रायल चलेगी। गांव में पानी को लेकर के, खेत में पानी को लेकर के झगड़ा हो गया, किसी की गली में लेकर के दरवाजा खोलना है, खिड़की लगानी है, इस बात का झगड़ा हो गया। लेकिन मैं आज भाई और बहनों आपको ये बात बताने के लिए हूं कि इस वक्त सारे कंट्री में जो नेचर ऑफ लिटिगेशन है उसका धीरे धीरे ट्रेंड बदल रहा है। और वो ट्रेंड बदल रहा है कि कमर्शियल लिटिगेशन की तरफ इस वक्त झुकाव है। जो ही देश की इकोनॉमिक कंडीशंस इंप्रूव करती है, जो देश में लॉ एंड ऑर्डर बेटर होगा, जिस देश में जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी, जिस देश में एक बहुत अच्छी जागरूक बार होगी, तो उस देश में बाकी लोगों के, बाकी देश के, दूसरे देश विदेश से लोग आकर के इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कमर्शियल लिटिगेशन उससे जनरेट होती है। तो जब कोई भी कमर्शियल किसी नए किस्म की लिटिगेशन अगर आती है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है?
आपको एक तो मैंने कमर्शियल लिटिगेशन की बात बताई, दूसरा आप एक जो बहुत बड़ा खतरा इस वक्त ग्लोबल डेंजर जो बना हुआ है और वो इंडिया में बहुत ही बड़ा एक खतरा बना हुआ है, वो है क्राइम भी अब अलग। अब ये झगड़ा नहीं रहा कि गली में दो पड़ोसियों के बीच में कोई गाली गलौच हो गया, कोई लाठी चल गई, या कोई इतनी बात हो गई, या कोई आपस में मनमुटाव हो गया, कोई पानी के ऊपर झगड़ा हो गया। अब वो लिटिगेशन आप देखेंगे, वो क्राइम जो था उसकी भी एक ग्राफ और उसकी नेचर भी इस कंट्री में बदल गई है। क्या हो गया है? साइबर क्राइम आ गया बहुत ज्यादा। हम लोग जितना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट देश में हुआ उसकी वजह से साइबर क्राइम भी बहुत ज्यादा कंट्री में आ गया है। आपने पीछे कुछ पढ़ा होगा पेपर में, डिजिटल अरेस्ट के नाम से एक नया एक बहुत खतरनाक किस्म का एक क्राइम शुरू हुआ है, जिसको लेकर के मैंने कुछ संज्ञान लिया है और उसमें हम कुछ कोशिश कर रहे हैं कि उसके थ्रू किसी तरह देश में उसका किसी तरह रोका जाए। लेकिन आप अंदाजा लगाइए, साइबर क्राइम से 55,000 करोड़ से ज्यादा इस देश के लोगों का, इनोसेंट लोगों का पैसा जो पढ़ने में मुझे आया है, उसका कोई ऑफिशियल डेटा तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जो बताया जा रहा है कि हजारों करोड़ रुपया इनोसेंट लोगों का, और पर्टिकुलरली डिजिटल अरेस्ट के नाम पर सीनियर सिटीजन से कई हजार करोड़ रुपया इस कंट्री से लूट करके, एक्सटॉर्शन करके उसको देश से बाहर कहीं ले जाया जाता है। इतना बड़ा क्राइम सिंडिकेट, इतना बड़ा इंटरनेशनल क्राइम रैकेट इसमें बना हुआ है। तो आपके सामने दो किस्म के चैलेंज, कमर्शियल साइड के लिटिगेशन में आपको कमर्शियल लिटिगेशन को कैसे, आपको इस लेवल पे जो आपके सब डिवीजन और सेशन डिवीजन के लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो लिटिगेशन हो, उसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी के साथ। तो इसलिए आज आपको कन्वेंशनल मेथड ऑफ प्रैक्टिस के साथ साथ आपको मॉडर्न डे प्रैक्टिस में कन्वर्ट करना है। मैं चाहता हूं कि हमारी जो, ऐसा ना लगे कि सिर्फ बड़े शहरों के वकील ही कमर्शियल लिटिगेशन को हैंडल कर पाएंगे। मैं इस बात को, एक चैलेंज को आपको चाहता हूं कि आप उस चैलेंज को स्वीकार करें और आप भी मॉडर्न डे जो कमर्शियल लिटिगेशन जो कंट्री में बढ़ती जा रही है, उसको टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के लिए कैसे ई फाइलिंग होगा, कैसे ई नोटिस जारी होंगे, कैसे आप ई से रिटर्न, ऑनलाइन आप रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करेंगे, ऑनलाइन ही आर्गूमेंट कैसे करेंगे, ऑनलाइन आप सारा कुछ एविडेंस कैसे लीड करेंगे, डिजिटल एविडेंस कैसे लीड करेंगे, डिजिटल एविडेंस की एडमिसिबिलिटी क्या होगी, इनएडमिसिबिलिटी क्या होगी। मेरी जो अनुरोध और मैं जो एक हमेशा अपील करता हूं, वो सब डिवीजन लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सेमी अर्बन एरिया में जो हमारे वकील साहिबान हैं, मैं चाहता हूं कि आप मॉडर्न डे इन चैलेंजेस को स्वीकार करें और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ ही जो कमर्शियल लिटिगेशन सिविल साइड में है, या जो साइबर क्राइम जैसे खतरनाक जो क्राइम इस वक्त आ रहा है, उनको डील विद करने के लिए आप में भी उतने ही एफिशिएंट शार्पनेस होनी चाहिए आपकी क्रिमिनल लॉ एक्सपर्ट्स के तौर पर, कि आप ऐसे क्राइम को डील विद कर सकें। और उसके लिए बड़ा जरूरी है आप अपने आप को अपडेट करें।